हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। हमने जो चैप्टर चला रखा है हिस्ट्री का, आज उसका ये लास्ट पार्ट होने वाला है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास 10th। ये पार्ट इसका 9th है। कुछ थोड़े से टॉपिक बचे हुए हैं। प्रीवियस लेक्चर में जैसे हमने देखा कि वर्ल्ड के अंदर जो इकोनॉमिकल डिप्रेशन आया था उसमें इंडिया का क्या रोल रहा, इंडिया ने कैसे अपने आप को उस डिप्रेशन के अंदर देखा, वो सब हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी। उसके पहले जो 8 पार्ट हमने देखे हैं अब तक इस वीडियो से पहले वाले, उसमें हर एक पार्ट में कोई ना कोई टॉपिक हमने डिस्कस किया है। तो ज़रूर से आप टॉपिक वाइज उस चैप्टर को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि तभी आप इसको याद कर पाओगे। आज इसको अपन फिनिश करते हैं, कंप्लीट करते हैं चैप्टर को। अब जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। ओके, सो अब इसमें हम देखने वाले हैं कि कैसे वर्ल्ड इकोनॉमी रीबिल्ड हुई। अभी तक हमने वॉर देखा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन का टाइम आ गया। 1934 तक हमने कल ऑलरेडी देख लिया कि कैसे 1929 से स्टार्ट हुआ, 32 तक चला, 34 तक किस तरह से वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमिकल इनस्टेबिलिटी रही, और उसके बाद में कैसे वो कॉज बना एक और वर्ल्ड वॉर का, जिसको हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें तो बहुत सिंपल फॉर्म में अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पर तो पहले टाइम ड्यूरेशन अपन पता कर लें कि 1939 के अंदर स्टार्ट हुआ और 1945 तक चला। इसमें भी सेम वैसे ही दो ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे थे। ऑलरेडी इसके बारे में तुम जानते हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर सेंट्रल पावर्स आपस में लड़ रही थी, किसके साथ में, जो अलाइड पावर्स थी उसके साथ में। यहाँ पर भी सेम वैसा ही है, यहाँ पर वापस अलाइड पावर्स हैं, बट कुछ लोगों ने अपना जगह चेंज कर लिया है। कैसे कर लिया है? जापान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर सेंट्रल पावर के अगेंस्ट में था, बट इस बार ही क्या हुआ है, जापान अगेंस्ट में आ गया है किसके, यूएसए के, बिकॉज जापान भी अपना एशिया के ऊपर कंट्रोल करना चाह रहा था। दिस इज द रीजन कि इस बार वो जर्मनी के साथ, नाजी जर्मनी के साथ मिलकर के लड़ रहा है। आप सभी जानते हो, ऑलरेडी हमने इसमें डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? कि सेंट्रल पावर्स के बीच में और जो भी अलाइड पावर्स थे उसके बीच में वॉर हुआ था। उसमें कौन कौन थे उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ब्रिटेन था, रशिया था, फ्रांस था और यूएसए था, है ना। और जबकि उसके अगेंस्ट अपन बात करते हैं तो वहाँ पे ऑटोमन एम्पायर था, इसके अलावा ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर था, और मेनली जर्मनी था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर। यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर ब्रिटेन है, फ्रांस है, सोवियत यूनियन या रशिया कह दो, और यूएसए है। और जबकि इधर नाजी जर्मनी है, इटली है और जापान है। कौन हारा था? ये लोग हारे थे। कैसे हारे थे? हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया और ये मान लिया गया कि एंड हो जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। अब हुआ क्या इसके बाद में? जब वॉर होता है तो कुछ अच्छी चीज तो होगी नहीं। तो यहां पर भी ऐसा ही हुआ जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से हमने सीख ली थी कि वापस से यहां पर एक बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान देखने को मिला, डेथ देखने को मिला, डिस्ट्रक्शंस देखने को मिले। 60 मिलियन से ज्यादा लोगों को ऐसा माना जाता है कि वो मरे, बहुत सारे लोग घायल हुए। रिजल्ट ये रहा कि बहुत बहुत नुकसान हुआ ह्यूमन लाइफ का। साथ ही साथ जो भी सिविलाइजेशंस थे, सिविलियंस देन द सोल्जर्स डाइड फ्रॉम द वॉर रिलेटेड कॉजेज। वॉर रिलेटेड कॉजेज में सोल्जर से ज्यादा जो सिविलियंस होते हैं ऑफकोर्स वो मारे जाएंगे, क्योंकि यूरोप एशिया के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिला। उसके पीछे का रीजन क्या था? एयर स्ट्राइक कभी भी जब होती है ना, या एयर बॉम्बिंग जब होती है, तो नुकसान पहुंचाने का काम ऑब्वियसली ये कोशिश तो ये की जाती है कि नुकसान पहुंचाया जाए, बट रीजन बिहाइंड कि किसी भी तरीके से वहां पर डर फैलाया जाए जिससे कि वॉर ऑटोमेटिकली वो हार मान ले। इसमें नुकसान किसको होता है? सिविलियन को होता है। और वैसा ही कुछ यहां पर देखने को मिला। बॉम्बिंग हुई और अटैक्स हुए, ठीक है। कैसे? एरियल बॉम्बिंग भी थी और हथियारों से लड़ाई भी थी, ये दोनों चीजें देखने को मिली। वॉर ने काफी बड़े पैमाने पर इकोनॉमिकल, आप बोल सकते हो इकोनॉमिकल इश्यूज क्रिएट किए या इकोनॉमी डिस्ट्रॉय की। बहुत खर्चा होता है, आप सोच के देखो, इतना लंबा टाइम ड्यूरेशन, इतने लंबे टाइम ड्यूरेशन तक वॉर चल रही है तो अल्टीमेटली बहुत पैसा खर्च होगा। और हमने इसका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पार्ट पढ़ा भी था कि किस तरह से जो ब्रिटेन था वो किस तरह से अपने को देख रहा था, और ब्रिटेन कितने हद तक जाकर के खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है ड्यू टू एंगेजिंग इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वही चीज यहां पर हमने देखा कि डिजास्टर देखा हमने बहुत बड़े पैमाने पर, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी। और हाँ, इसके बाद कंडीशन कुछ ऐसी आई कि सभी लोगों ने सोचा कि अब हम वॉर नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हमने देखा है।
1945 हिरोशिमा नागासाकी के बाद में जब ये इवेंट हुआ, इसके बाद में दो ग्रुप बन गए थे, एक जो कि यूएस के इस काम से उसके सपोर्ट में था और एक जो इसके अगेंस्ट में था। तो उन सभी का एक जो कॉमन मत था वो यही था कि अब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। यूएस ने जो किया उसके लिए दो पक्ष थे, एक सपोर्ट में और एक उसके अगेंस्ट में, बट ये बात भी अश्योर हो चुकी थी कि इस तरह का कोई भी चीज़ आगे नहीं होना चाहिए। इस प्रॉमिस के साथ में जब पूरे वर्ल्ड के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो चुका है, अब पूरे वर्ल्ड को जब देखा जा रहा है तो वहां पे दो ही इकोनॉमी बच रही है। एक इकोनॉमी जो पावरफुल थी मतलब यूएस, और दूसरी इकोनॉमी जो डोमिनेंट थी वो थी यूएसएसआर, या फिर आप इसको कह दो रशिया। यूएस और रशिया, अब ये यूएस और रशिया के साथ में सीन ये है कि ये आपस में साथ में मिलकर के लड़ रहे थे। दिख रहा है यहां पे कि आपस में मिलकर के लड़ रहे हैं, किसके अगेंस्ट में? एक्सेस पावर के अगेंस्ट में। वहां पर हमने उसको नाम दिया था सेंट्रल पावर, यहां हम नाम दे रहे हैं एक्सेस पावर। बट अब क्या हो रहा है, क्योंकि दो ही धुरंधर बचे हैं पूरे वर्ल्ड में, ऐसे में इनके बीच के अंदर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं। ये दो अलग अलग काइंड ऑफ आइडियोलॉजी को फॉलो करना शुरू करते हैं। कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। उसको कह सकते हो आप पोस्ट वॉर एरा या फिर कोल्ड वॉर एरा। ठीक है, ये लोग कैपिटलिज्म को, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को और ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। हालांकि ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते सोवियत यूनियन वाले, बट फिर भी क्या होता है अब हम देखते हैं। पोस्ट वॉर सेटलमेंट्स एंड ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन, ये क्या है इसको समझते हैं। देखो, वॉर जब हुआ, वॉर के एंड होने के बाद में सिचुएशंस थोड़ी सी टेंस्ड हो गई थी हर जगह पर। मैंने आपको अभी बताया कि यूएस और यूएसएसआर के बीच में सारी चीजें डिवाइड हो गई थी। अधिकतर केवल यही दो ग्रुप बचे थे जो कि वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा डोमिनेंट हो सकते थे। अब क्योंकि यूएस बहुत अलग तरीके से अपना काम कर रहा था, एंड ऐसे में यूएस के पास में बहुत दूसरी अपॉर्चुनिटीज थी दैट दे कैन अचीव मोर देन दे वांट। वो और ज्यादा अचीव कर सकता था, क्योंकि कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी फॉलो कर रहा है। कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में एक बड़ा अंतर होता है। ये बोलते हैं कि कैपिटलिज्म वाले ये बोलते हैं कि जो भी चीज तुम्हें प्रॉफिट दे वो चीज आप प्रोड्यूस करो, और सोशलिज्म वाले बोलते हैं कि पहले आप अपने लोगों की नीड्स को देखो, उसके बाद प्रोड्यूस करो। ऐसे कंडीशन में तुम समझ सकते हो कि डेवलपमेंट नहीं होगा, इसीलिए यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था। अब ऐसे में क्या लेसन मिले इस इकोनॉमिकल एक्सपीरियंस को? जब इंटर वॉर इकोनॉमी वॉर हुआ तो ऑब्वियसली क्या क्या हमें एक्सपीरियंसेस मिले, उन दो एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे क्या सेटलमेंट्स हुए उसको डिस्कस कर रहे हैं। पहले वॉर होने से क्या होता है, वॉर होने से कितना नुकसान होता है, उसको हम पहले इवेंट में देखते हैं कि जितनी भी इंडस्ट्रियल सोसाइटीज थी जो कि मास प्रोडक्शन करती थी, वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाई, बिकॉज मास कंजप्शन नहीं था। बड़े पैमाने पे जो प्रोडक्शन था, बड़े पैमाने पे कंजप्शन ना होने के कारण वो डिस्ट्रॉय हो गया। यहां पर इस बात के लिए तो अश्योरेंस मिल गई थी कि मास कंजप्शन, देयर इज अ नीड फॉर हाई एंड स्टेबल इनकम, कम इनकम्स कुड नॉट बी स्टेबल इफ एम्प्लॉयमेंट इज अनस्टेबल। दोबारा सुनो, बहुत ही सिंपल है। इसने कहा कि मास प्रोडक्शन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मास कंजप्शन ना हो, मास कंजप्शन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आपकी स्टेबल इनकम ना हो, और ऐसे में स्टेबल इनकम तब तक नहीं हो सकती जब तक कि अनएम्प्लॉयमेंट हो, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट अगर स्टेबल नहीं है तो कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। स्टेबल इनकम के लिए आपको क्या चाहिए? आपको स्टेबल इनकम के लिए रेगुलर इनकम चाहिए, और रेगुलर इनकम के साथ फुल एम्प्लॉयमेंट चाहिए। अब मार्केट्स के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल नहीं है, ऐसे में गवर्नमेंट को जरूरत होती है कि वो स्टेप इन करे, मतलब अब खुद से प्रयास करे, पहल करे कि वो प्राइजेस के फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करेंगे। कोई चीज अभी 10 रुपए की मिल रही है, अगले मंथ उसको 12 रुपए की कर दिया जाए, फिर 13 रुपए की कर दिया जाए। जिस प्रपोर्शन में ये इनकम अगर बढ़ रही है, उस प्रपोर्शन के, ये कॉस्टिंग अगर बढ़ रही है, तो उस प्रपोर्शन में अगर इनकम नहीं बढ़ेगी तो पीपल कैन नॉट अफोर्ड कि वो 13 रुपीज के ऊपर जाकर के कोई चीज खरीद पाएंगे। इसको और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, प्लीज समझो। इन्होंने कहा कि जो भी मास प्रोडक्शन आप बड़े पैमाने पे कर रहे हो, कंजप्शन जब तक नहीं होगा तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। सही बात।
फिर इन्होंने ये कहा कि कंजप्शन कब होगा, जब आपकी इनकम स्टेबल होगी। इनकम कब स्टेबल होगी, जब आपके पास एम्प्लॉयमेंट होगा। अब इन्होंने कहा एम्प्लॉयमेंट के लिए भी जरूरी हो जाता है कि आप क्या करो, इसको स्टेबल करो, फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए प्राइजेस में। प्राइजेस में फ्लक्चुएशन होगा, सोचो अगर कोई पर्सन 1 लाख रुपीज या चलो 10,000 रुपीज अगर अर्न कर रहा है और उसको पता है कि मेरे जो एक्सपेंसेस हैं दैट इज 7,000 रुपीज एंड आई एम अर्निंग 10,000 रुपीज, तो अफोर्ड कर सकता है। इसके पैरेलल उसकी इनकम 10,000 रुपए ही रही, बट जो भी चीजें, जो भी उसके एक्सपेंडिचर्स थे, अगर वो 9,000 होते हैं तो भी एक टाइम पर वो बियर कर लेगा। बट अगर इनकम स्टेबल है बट प्राइजेस स्टेबल नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो जितना भी आप चाहे मास प्रोडक्शन करो बट वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, प्राइजेस फ्लक्चुएट बार बार हो रही है, तो ऐसे में सिचुएशन प्रॉब्लमैटिक होगी। इसीलिए फर्स्ट पॉइंट में इसने कहा है कि यहां पे गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फ्लक्चुएशन को मिनिमाइज करे, तभी जाकर के इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आप अश्योर कर सकते हो। तो गवर्नमेंट का इंटरवीन करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, द सेकंड लेसन, ये जरूरी था, वर्ल्ड के अंदर सभी ने देखा। फर्स्ट लेसन तो ये था कि जो भी इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हैं उसके लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट अब इसमें इंटरफेयर करे। एंड द सेकंड पॉइंट वाज, सेकंड लेसन रिलेटेड टू द कंट्रीज इकोनॉमी, कि इसको वर्ल्ड की दूसरी इकोनॉमी के साथ अब जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के वो फुल एम्प्लॉयमेंट गेन कर पाएंगे। क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद में किसी भी कंट्री के पास में इस तरह का कोई भी रिसोर्स नहीं बचाता कि वो खुद के दम पे ही अब सब कुछ कर लेंगे। जरूरी था उनको कि वो दूसरी कंट्रीज के साथ भी जुड़े। साथ ही साथ यहां पर लिखा हुआ है कि यहां पर मेन एम ये था कि अब आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम को डेवलप करो जो कि हर तरीके से इकोनॉमी को स्टेबल करे, साथ ही एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे। दोबारा सुनना, यहां पे गवर्नमेंट का इंटरवीन करना, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जुड़ना और इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऐसा सिस्टम बनाना जिससे कि आप स्टेबिलिटी गेन करवा सको, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सको। इसी चीज को एग्री करते हुए यूनाइटेड नेशंस ने एक सिस्टम डेवलप किया, जिस सिस्टम को आप क्या कहते हो, ब्रेटन वुड एग्रीमेंट या इंस्टीट्यूशंस। इसमें क्या था, ये एक तरीके का, ये पहले तो ये चीज समझ लो, जो ब्रेटन वुड्स है ये एक प्लेस है। कहां एग्जिस्ट करता है ये, हैम्पशायर कह दो, हैम्पशायर कह दो, हैम्पशायर जो सिटी है वहां पर एग्जिस्ट करता है यूएसए के अंदर। ब्रिटेन वुड सिटी है और हैम्पशायर एक बड़ा एरिया है। वहां पर इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया और इन्होंने दो बड़े इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किए, जो कि एक तो था मॉनेटरी, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, और दूसरा था आपके फाइनेंशियल कंडीशंस को सेटअप करने के लिए वर्ल्ड बैंक। इनकी शुरुआत की थी इन्होंने जुलाई 1944 में। इन सब चीजों को आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, तभी जाकर के आप ये सारी चीजें आप बता पाएंगे अच्छे से, ठीक है। सो ये अभी तक का कंडीशन है, इसको थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ये इंस्टीट्यूशन क्या काम कर रहे थे। पहली चीज, इन इंस्टीट्यूशन का मेन मकसद क्या था, दैट वाज कि किसी भी तरीके से इस कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेड नेशंस ने आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें उन्होंने दो बड़े इंस्टीट्यूशन को, जिसमें पहला था आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, एंड दूसरा था आपका वर्ल्ड बैंक, इसको एस्टेब्लिश किया। व्हाई इट वाज, देखो आईएमएफ क्या करता है, आईएमएफ तो एक तरीके से जब भी आपको जरूरत होती है एक्स्ट्रा पैसों की तो आपको यहां से मिलता है। दूसरा, फाइनेंशियल पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन के लिए, जो भी डेवलपमेंट के लिए जो भी पैसा दिया जाता है वो यहां पर दिया जाता है। और कई बार आपको सरप्लस की जरूरत होती है, आप किसी भी दूसरे मेंबर को एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत होगी या किसी दूसरी कंट्री के साथ कोई बिजनेस करेगा किसी दूसरी करेंसी में, तो वो सारी चीजें यहां डील की जाती हैं। इसकी खुद की करेंसी होती है जिसको आप स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स के नाम से जानते हो, एसडीआर के नाम से जानते हो। तो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या हुआ, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक को एस्टैब्लिश किया गया। नेक्स्ट पॉइंट में अगर आप बात करेंगे, इनके इंस्टीट्यूशन में एक और चीज होती है जो कि होती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस किसके अंडर में होती है, वो सारी कंट्रीज जिनके पास में इंडस्ट्रियल पावर है, मतलब अल्टीमेटली यूएस। यूएस क्या है, 50 नेशंस का एक ग्रुप ही तो है जो नॉर्थ अमेरिका से लिंकेज करता है। और ऐसे में अब अगर हम ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो एक और इसका फीचर आ जाता है कि यहां पे करेंसीज को लिंक किया गया। अब देखो, वर्ल्ड में बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज हैं, सबकी अलग अलग करेंसीज हैं। ऐसे में अगर आपको किसी दूसरी करेंसी के साथ डील करना है तो आप क्या करेंगे, अपनी करेंसी उनको देंगे और उनकी करेंसी लेंगे, ऐसे करेंगे। लेकिन इस इंस्टीट्यूशन के अंदर एक फायदा था
किसी एक करेंसी का डोमिनेशन ना हो उसके लिए इन्होंने खुद की करेंसी बना दी थी, जैसे मैंने आपको बताया एसडीआर। अब अल्टीमेटली ऑल द करेंसीज आर लिंकिंग ईच अदर। यहां पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सिस्टम या ये जो सिस्टम था ये इंटरनेशनल करेंसीज को क्या कर रहा है, जोड़ रहा था। इसके अंदर ये फिक्स एक्सचेंज रेट, आप कैसे भी जब वैसा एक्सचेंज करवाना है तो एसडीआर के थ्रू आप क्या करते थे, आपने ये कह दिया कि एक इंडियन रुपी मतलब इतने रुपीज में, इंडियन रुपीज में आपको एक एसडीआर मिलेगा, या फिर इतने इंडियन रुपीज में आपको $1 मिलेगा। आपने रेट क्या करी थी, फिक्स कर दी कि भाई 100 रुपए का $1 हो जाएगा। ऐसा फिक्स करने पर हुआ क्या, आप करेंसीज एक्सचेंज करना आपने शुरू कर दिया। कोई डिफरेंस था ही नहीं, जिसकी डिमांड ज्यादा थी जिस करेंसी की उसकी मोनोपोली बढ़ रही थी, और इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा था किसको, यूएस को। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा था। तो करेंसी अब आपस में लिंक हो चुकी थी, फिक्स प्राइस कर दी गई थी पूरे इंटरनेशनल लेवल पे कि आप अपनी फिक्स प्राइसेस के बिहाफ पे करेंसीज को एक्सचेंज कर सकते हो। आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन करेंसीज के एक्सचेंज में आपस में ट्रेड पर्पस सॉल्व करने के लिए, आपस में इकोनॉमीज को जोड़ने के लिए दे हैव प्लेड देयर इंपॉर्टेंट रोल। इसी चीज को और प्रोसीड करते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ कि ये जो ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस थे दे वर नॉट परफॉर्मिंग द एक्यूरेट वर्क। क्यों, बहुत सारी चीजें हुई उसके बाद में। ये बना कब, मैंने कहा 1944 में बन गया। अब वॉर कब खत्म हुआ था, 1945 में। मतलब यूएस ऑलरेडी उसने अपना जो भी उसको सेटअप करना था, जो भी उसके इनिशियंस मतलब इंटेंशंस थे, वो उसने कंप्लीटली इंपोज कर दिए थे ओवर द वर्ल्ड। बट कंडीशन क्या हुई, जब 45 के बाद में उनका डेवलपमेंट होने लगा, बिकॉज वो कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करते थे, वही चीज ग्रो करेंगे जो डिमांड में होगा, प्रॉफिट मेकिंग चीजें ही वो कर रहे थे। ऐसे में उनका ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा था। तेजी से हो रहा था मीन्स उनका जो डॉलर था वो तेजी से सर्कुलेट हो रहा था वर्ल्ड वाइड। अब ये देखा गया वर्ल्ड में कि डॉलर की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है ड्यू टू आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। अब ऐसे में आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक के कारण जो डॉलर की डिमांड थी वो तेजी से बढ़ रही थी, काफी टाइम तक चला, लगभग 2 डिकेड्स तक चला। देखो अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। लेकिन इसी दौरान क्या होता है, डीकॉलोनाइजेशन होने लग जाता है। भारत जैसे और भी छोटे छोटे नेशंस थे जो कि फ्री के होते हैं किससे, ब्रिटेन से। यहां पे पिंक कलर में आपको दिख रहा होगा ब्रिटेन, तो जहां जहां पिंक कलर दिख रहा है वहां वहां पर ब्रिटेन का रूल था और ये डीकॉलोनाइज्ड हो गए, मतलब ये फ्रीडम इन्होंने गेन कर ली। देखो ये दिख रहा होगा 1947 दिख रहा है। ऐसे ही अलग अलग जगह पर आपको दिख रहा होगा, अलग अलग नेशंस ने, फ्रांस के ऊपर, डचेस का, बेल्जियम का, स्पेन का, इटली का, जापान का, अमेरिका का, इस तरह से इन पे जो रूल था वो अब धीरे धीरे फ्री हो रहा था। मतलब दे डीकॉलोनाइज्ड, दे अपने आप को इन्होंने फ्री करवा लिया था वहां से। ऐसे कुछ यहां पर देखने को मिलता है। देखिए अगर आप नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं तो 2 डिकेड्स तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 2 डिकेड बाद तक अमेरिका, मतलब ऐसा रहा कि एशिया और अफ्रीका के अंदर बहुत सारी कंट्रीज फ्री होना शुरू हुई। अब लेकिन जब इतना सब कुछ हो गया था, सारी चीजें इनके पास से ले ली गई थी, तो दे वर हैविंग द पॉवर्टी, लैक ऑफ रिसोर्सेज, एंड इनकी इकोनॉमी भी बहुत शैटर्ड थी, बहुत ज्यादा बिखरी हुई थी, टूटी फूटी थी, हैंडीकैप भी कह सकते हो, क्योंकि बहुत एक्सट्रैक्शन हुआ, बहुत ड्रेनेज ऑफ वेल्थ हुआ। ऐसे में ये लोग अपने आप को शिफ्ट करना चाह रहे थे पुअर से लेकर डेवलपिंग स्टेटस तक, मतलब वो डेवलपिंग अपने आप को बनाना चाह रहे थे। जो न्यूली डेवलप्ड कंट्रीज थी इनको इंटरनेशनल एजेंसीज के थ्रू, नो डाउट इनके साथ ऐसा होगा, इनको अगर डेवलपमेंट करना है तो उधार लेना पड़ेगा बिजनेस करने के लिए। सो ऐसे में जो डोमिनेशन था ओवर द सच काइंड ऑफ कंट्रीज जो अभी न्यूली फ्री हुई थी, इन्होंने रिसोर्सेज को, मिनरल्स को, इनकी लैंड को, जो पहले इनकी कॉलोनियल पावर के अंदर कंट्रोल में था, मतलब आप अल्टीमेटली इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, इन्होंने रिकवर करने के लिए, अपने आप को वापस से रिकवर करने के लिए यही सब किया कि जो नई इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं वो एक तरीके से इंटरनेशनल एजेंसीज के डोमिनेशन में आती है, जो कि फॉर्मर कॉलोनियल पावर्स में, former colonial powers control vital resources such as the minerals and land in many of their former colonies। जो पहले, जैसे कहने को हम बोल सकते हैं, कहने को भारत को आजाद कर दिया, बट फिर भी अभी भी इन एजेंसीज के थ्रू वो उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस थी, जो पावरफुल कंट्रीज थी,
वो आज भी अपने राइट्स को सिक्योर किए हुए थी और इनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही थी। ऐसा हो रहा था तब भी, कब? डीकोलोनाइजेशन के बाद भी। मैंने आपको बताया था डॉलर का इन्फ्लुएंशन इस तरह का बनाया गया कि ये लोग चाह कर के भी डॉलर को अलग नहीं कर सके। इवन कंडीशन ऐसी आई थी कि डॉलर तो स्टिल आज भी ऐसा ही है कि डॉलर यूनिवर्सल करेंसी है, डॉलर एंड गोल्ड। तो डॉलर उस टाइम पर इतना ज्यादा पावरफुल था ड्यू टू ये इस तरह की मेंटेलिटी इन्होंने अडॉप्ट कर रखी थी, इस तरह का प्लान इन्होंने बना रखा था कि ऐसा ही होना चाहिए। अधिकतर डेवलपिंग कंट्रीज, इनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था वेस्टर्न इकोनॉमीज के ग्रो होने पर, और ऐसे में इन्होंने देयरफॉर दे हैव देमसेल्फ मेड अ ओन ग्रुप, जिसको आप G77 कहते हो, ठीक है, या फिर नियो। नियो क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम होता है, ये आपके न्यूली इंडिपेंडेंट इकोनॉमीज थी जिन्होंने अपना खुद का एक ग्रुप बनाया था, एंड व्हाट दे वांटेड, ये चाहते थे कि इनके जो रॉ मटेरियल है, इनके पास में आपस में जो भी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है, वो इजीली अकोमोडेट किया जा सके, इजीली उसको लेके जाया जा सके दूसरी जगहों पर। जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, अब इन्होंने खुद का एक नया ग्रुप बनाया था, एक इस तरह का न्यूली इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, या आप बोल सकते हो एक ऐसा सिचुएशन था जिसके अंदर इन्होंने एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट किया था, जहां पर ये लोग फ्रीली मूव कर सकते थे, एंड एक्सटर्नल दोज हु आर एक्सप्लॉइटिंग देम वर नॉट अलाउड। अब ऐसे में ये अपने आप के बेनिफिट के लिए काम करेंगे मिल करके, ठीक है, क्योंकि पावरफुल कंट्रीज काफी कम थी कंपेरेटिवली ऐसी कंट्रीज की जो अभी अभी फ्री हुई है। इफ यू विल काउंट देन यू विल फाइंड कि इस तरह के 77 नेशंस थे वर्ल्ड वाइड, स्पेशली फ्रॉम एशिया एंड अफ्रीका, कि जो अभी फ्री हुए थे और अपने आप की इकोनॉमी को डेवलप करना चाह रहे थे। तो उन्होंने भी अपना ग्रुप बना लिया। जैसे याद करो नेटो नेशंस आपने पढ़ा, वो भी एक तरीके का ग्रुप है, वो इस तरह का ही इन्होंने G77 बनाया। अब क्या होता है, ब्रिटेन वुड का एंड हो जाता है और एक ग्लोबलाइजेशन जैसे सिस्टम का शुरुआत या स्टार्टिंग हो जाता है। कैसे हुआ? लेट्स हैव अ लुक, और यही होगा आपके आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। 1960 के आते आते यूएस का डोमिनेशन जो इकोनॉमिकल पावर्स पे था, अब वो कम होने लग जाता है। यूएस डॉलर की जो डिमांड होती है वो भी काफी तेजी से गिरने लग जाती है। डॉलर अब अपना जो मेंटेन नहीं कर पा रहा था, अपना जो ओहदा था, जो ओहरा था कंपेरेटिवली गोल्ड के, अब गोल्ड को ज्यादा माना जाने लगा था। देखो G77 नेशन बन गए। अब इनका मेन मकसद क्या था? ये चाह रहे थे कि हम हमारे हिसाब से काम करेंगे। वहां पर लोन मिल रहा था आपको, किसमें? आपको लोन मिल रहा था डॉलर्स में। अब इन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमें चाहिए नहीं डॉलर्स, क्योंकि हमारे पास तो डॉलर की वैल्यू है, बट ये हमारे पास में पड़ोसी देश है। जैसे मैंने कहा ए एंड बी, ए को तो डॉलर मिल गए, लेकिन ये इसकी मदद करना चाह रहा है, लेकिन इसके यहाँ पे डॉलर की कोई वैल्यू ही नहीं है, बिकॉज अमेरिका का इसके साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। तो इसके पास जो डॉलर है वो अगर इसको सपोर्ट भी करेगा तो डॉलर का इसके लिए कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज डॉलर अमेरिका इसके साथ ट्रेड करता ही नहीं है। दिस इज द रीजन उन्होंने कहा कि हम यूनिवर्सल करेंसी यूज करेंगे। मतलब भाई हमें तुम्हें हेल्प करनी होगी ना, तो हम तुम्हें गोल्ड देंगे, बिकॉज गोल्ड हर जगह पर अब एक्सेप्टेड होगा। ऐसे में जो डॉलर और गोल्ड के बीच में जो कंडीशंस थी वो अब काफी ज्यादा इनस्टेबल हो गई, गोल्ड की डिमांड ज्यादा बढ़ने लगी। ऐसे में जो डॉलर है उसका जो फिक्स एक्सचेंज रेट था वो भी कोलैप्स हो गया। साथ में अब यहां पे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होना शुरू हुई कि जिस करेंसी की जितनी नीड होगी, डिमांड होगी, उतना ही उसका जो वैल्यू होगा वो बढ़ जाएगा। आज भी हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को ही फॉलो करते हैं। 1960 के बाद से ऐसा होना शुरू हुआ, बट हालांकि काफी लंबे टाइम तक यूएस का डोमिनेशन रहा, ठीक है। 1970 के मिड तक आते आते इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम भी चेंज हो गया। जो डेवलपिंग कंट्रीज थी अब वो वेस्टर्न कॉमर्शियल बैंक्स के साथ में countries were forced to borrow from Western commercial banks and private lending institutions. This led to the private debt crisis in the developing world and the lower incomes and increasing poverty, especially in Africa and Latin America. Latin America क्या होता है, अगर आपको मैं थोड़ा सा बताऊं तो इतना सा ध्यान रख लीजिएगा। ये जो छोटा सा हिस्सा आप देखते हैं, ये अमेरिका का हिस्सा जब देखते हैं, ये वाला जो हिस्सा है दैट इज काइंड ऑफ लैटिन अमेरिका, जहाँ पे अलग अलग काइंड ऑफ लैंग्वेजेस बोली जाती है, ठीक है।
स्पेनिश एंड पोर्तुगी। सो वो वाला हिस्सा लैटिन अमेरिका था। अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका के बीच में क्या हुआ, क्राइसिस आना शुरू हुए। यूएसए तो तुम जानते ही हो, इतना सा ही तो हिस्सा है यूएसए का, ये वाला और ये वाला। तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज डिफरेंट एंड लैटिन अमेरिका इज डिफरेंट। इनके बीच में क्या होने लगा, पॉवर्टी इंक्रीज होने लगी, इनकम कम हो गई आपकी। एंड डेवलपिंग कंट्री, ये लोग क्या करते हैं, इनको लोन देते थे और ऐसे में इनको फोर्स किया जाता था कि ये लोग पैसा ज्यादा चुकाएं। अब ऐसे में ये चीज बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी लेकर आती है, फाइनेंशियल सिस्टम भी इंटरनेशनली चेंज करती है। इंडस्ट्रियल वर्ल्ड वाज आल्सो हिट बाय द अनएम्प्लॉयमेंट। हर जगह वापस से वही कंडीशन आ जाती है, बिकॉज यूएसए वाज मेकिंग देयर प्रॉफिट, बट लाइक यूएसएसआर दे वर नॉट सपोज टू। और यूएसएसआर कोई छोटा ग्रुप नहीं था, यूएसएसआर में बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज थी। ऐसे में ये पूरे वर्ल्ड में जो इकोनॉमिकली अभी स्टेबल नहीं थे, हालांकि इंडिया जैसा कंट्री, उन्होंने तो कह दिया था ना तो हमें यूएस से मतलब है ना यूएसएसआर से मतलब है, इन्होंने तो अलग ग्रुप बना लिया था। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज थी इंडस्ट्रियल वर्ल्ड के अंदर, ये अनएम्प्लॉयमेंट काफी तेजी से बढ़ने लगा। मिड 1970 तक आते आते रिमेन्ड हाई अंटिल द अर्ली 1990s। ऐसे में फ्रॉम द 70 से एमएनसीज का शुरुआत हुई, शिफ्ट होने लगा प्रोडक्शन ऑपरेशंस टू द लो वेजेस एशियन कंट्रीज। यहां पर जो भी प्रोडक्शन था अब उन जगहों पर किया जा रहा था जहां पे लो वेजेस में काम किया जा सकता था। मतलब अमेरिका जैसे देश के अंदर कोई चीज प्रोडक्शन नहीं किया जाएगा, आप प्रोडक्शन कहीं और करो जहां पे आपको पैसा कम देना पड़े, ठीक है। तो एशियन कंट्रीज के अंदर प्रोडक्शन शिफ्ट हो गया क्योंकि वहां पे वेजेस कम थे, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पे पहुंचने लगा धीरे धीरे। अब वहां पे प्रोडक्शन होता था, फिनिश प्रोडक्ट्स वापस से शिफ्ट किए जाते थे कहां पे, जहां पे डिमांड होती थी। याद करो ये वैसा ही एरा था जैसे ब्रिटिशर्स हमारे यहां पर किया करते थे। जो नया इकोनॉमिक पॉलिसीज था, जैसे चाइना के साथ में हुआ, सोवियत यूनियन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज इन चाइना के अंदर बेनिफिट्स होना शुरू हुआ, जबकि यूएसएसआर के अंदर क्योंकि उनका कम्युनलिज्म या फिर आप सोशलिज्म कह सकते हो, वो उसको पैच अप नहीं कर पाए। चाइना बहुत तेजी से डेवलप होने लगा, यहां पे काफी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गया क्योंकि वहां चीपेस्ट लेबर, साथ ही साथ वहां पे जो रिसोर्सेज थे वो काफी डेवलप थे। तो सारे लोग अब कहां पहुंचने लग गए, चाइना। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रोडक्शन तेजी से किया जा सकता था एंड लोएस्ट कॉस्ट में किया जा सकता था। लो कॉस्ट होगी, प्रॉफिट मेकिंग ज्यादा होगा, दैट इज वाई द चाइना बिकेम द सेंटर हब। तो ऐसे में सेंटर बन गया और इसको कहीं भी कंपीट करने वाला कोई नहीं था। मैक्सिमम एमएनसीज कहां पहुंच गई, चाइना। इंडस्ट्रीज का रीलोकेशन होने लगा, लो वेजेस कंट्री की तरफ बढ़ने लगे, स्पेशली यहां पर कैपिटल का फ्लो होने लगा। कहां? कैपिटल का फ्लो होने लगा उन कंट्रीज में जहां पे वेजेस कम देनी पड़ती थी। एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के अंदर जैसे इंडिया है, चाइना है एंड ब्राजील है, दे वर डेवलपिंग कंट्रीज। अब नाउ यहां पर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा बहुत तेजी से एंड ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत यहीं से हुई। दिस इज हाउ वी हैव डन दिस चैप्टर। होपफुली आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी। थोड़ा सा आज का लेक्चर फास्ट था, आई नो, बट इसमें काफ़ी टाइम लग रहा था और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था ये। दैट इज़ वाई आई हैव मेड इंक्रीज द पेस। होपफुली तुम्हें समझ में आएगा। 9 लेक्चर्स में चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में। जैसे कुछ बच्चे एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कह रहे हैं, वी विल ट्राई टू मेक इट। हम कोशिश करेंगे अगला चैप्टर वही पढ़ें। होपफुली ऑल द थिंग्स आर गोइंग वेरी स्मूथली। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही हैं। आपके एग्जामिनेशन नज़दीक होंगे, क्लास 10th वालों, आपके जो होम एग्जाम्स हैं, तो उसकी प्रिपरेशन में कहीं प्रॉब्लम आती है अगर, तो प्लीज़ आप बताइएगा, कोशिश करेंगे उससे रिलेटेड भी कुछ वीडियोस बना सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक और नई वीडियो।